नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे फिर से टेरी की रिपोर्ट के ऊपर। और टेरी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको दिल्ली गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था यमुना नदी में फ्रॉथिंग के ऊपर स्टडी करने का। उसकी रिपोर्ट आई थी नवंबर 2025 में। तो उसके ऊपर ही हमारी टीम स्टडी कर रही थी और उसमें काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज हमने पॉइंट आउट करी भी थी। आज हम एनायनिक सरफेक्टेंट एक पैरामीटर है जिसके ऊपर हमने इस स्टडी को क्रॉस चेक किया है और उससे जो पॉइंट्स हमारे पास निकल के आए हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। तो पहला पॉइंट जो इस पे रेज होता है वो ये है कि यमुना विहार एसटीपी अगर आप देखेंगे पोस्ट मॉनसून सीजन में 30 जनवरी 2025 का सैंपल लिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि यमुना विहार एसटीपी 1, 2, 3 तीनों को अगर आप देखें तो 0.1, 0.1 और 4.2 mg पर लीटर का एनायनिक सरफेक्टेंट आपको आउटलेट पे देखने को मिलता है। मगर सेम डेट का अगर आप सोनिया विहार ड्रेन का सैंपल देखेंगे तो उसमें एनायनिक सरफेक्टेंट 78 mg पर लीटर है, जो कि बहुत ज्यादा है। सोनिया विहार ड्रेन जो है वो इस एसटीपी के आउटलेट के अलावा WTP का वेस्ट वाटर कैरी करती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से WTP का वेस्ट वाटर कभी भी हाई एनायनिक सरफेक्टेंट वाला पानी कैरी नहीं करेगा, क्योंकि WTP से पानी घरों में पीने के लिए जाता है। तो एक ऐसा पानी जिसमें एनायनिक सरफेक्टेंट ज्यादा नहीं है उसमें अगर इस एसटीपी का पानी मिल रहा है तो उसका एनायनिक सरफेक्टेंट 78 mg पर लीटर कैसे पहुंच जा रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन है जो रेज होता है। दूसरी चीज ये है कि यमुना विहार एसटीपी, जैसा कि अभी आप फुटेज में भी देख रहे होंगे, यमुना विहार एसटीपी पे आउटलेट पे आपको आमतौर पे बहुत ज्यादा फ्रॉथ देखने को मिलेगा, मगर फिर भी एनायनिक सरफेक्टेंट उसके आउटलेट पे 0.1 या 0.1 4.2 mg पर लीटर देखने को मिल रहा है, जो कि डेटा और ऑन ग्राउंड की रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसकी क्या रीजनिंग है, इसके बाद इसका हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री ड्रेन टू नजफगढ़ का जो सैंपल इन्होंने लिया है उसमें जो एनायनिक सरफेक्टेंट है वो 11 mg पर लीटर है, यानी सप्लीमेंट्री ड्रेन जब नजफगढ़ में गिर रही है उसका सैंपल लेने पे 11 mg पर लीटर एनायनिक सरफेक्टेंट मिल रहा है। यमुना और नजफगढ़ ड्रेन इनका जब मिलन हो रहा है तो वहां पे जो एनायनिक सरफेक्टेंट है वो 7 mg पर लीटर है। इसका मतलब ये है कि यमुना नदी में मिलने पे नजफगढ़ ड्रेन का सैंपल, नजफगढ़ ड्रेन का जो एनायनिक सरफेक्टेंट है 7 mg पर लीटर है। दैट मींस नजफगढ़ ड्रेन अपने आप में 7 mg पर लीटर या उससे ज्यादा का एनायनिक सरफेक्टेंट कैरी कर रहा है, क्योंकि यमुना में मिलने के बाद वो डाइल्यूट होगा। मगर जब सप्लीमेंट्री ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन मिल रही है तो एनायनिक सरफेक्टेंट उल्टा रिड्यूस हो जा रहा है, यानी सप्लीमेंट्री ड्रेन जो अपने आप में 11 mg पर लीटर का एनायनिक सरफेक्टेंट कैरी कर रही है, नजफगढ़ 7 mg पर लीटर से ज्यादा का सैंपल कैरी कर रही है एनायनिक सरफेक्टेंट का, मगर इनके इंटरसेक्शन पे एनायनिक सरफेक्टेंट रिड्यूस हो रहा है। तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। इस पे क्वेश्चन रेज होता है कि ये सैंपलिंग किस तरीके से करी गई है जो ये रिजल्ट्स इतने ज्यादा ही गलत समझ में आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो रेज ये होता है कि फ्रॉथिंग अगर आप देखेंगे पूरी यमुना नदी में तो सबसे ज्यादा फ्रॉथिंग आपको जो है ओखला बैराज डाउन स्ट्रीम पे देखने को मिलती है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम लोग वहीं पे हैं। इस समय फ्रॉथिंग नहीं देखने को मिल रही, बट आमतौर पे सबसे ज्यादा फ्रॉथिंग हमें यहीं देखने को मिलती है। मगर अगर आप रिपोर्ट पे जाएंगे तो रिपोर्ट पे आपको दिखेगा कि छठ घाट पे या हाथी घाट पे आपको ओखला बैराज के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों से बहुत ज्यादा एनायनिक सरफेक्टेंट और सैपोनिन देखने को मिलेगा। तो ये लॉजिकली सेंस नहीं बना रहा है कि जहां पे फ्रॉथिंग ज्यादा हो रही है वहां पे एनायनिक सरफेक्टेंट और सैपोनिन दोनों कम है, जबकि इसके पहले अगर आप देखेंगे तो वो दोनों हाई है, फिर भी फ्रॉथिंग यहाँ ज्यादा हो रही है। तो ये भी एक क्वेश्चन रेज करता है कि आखिर हमने अपनी स्टडी किस तरीके से करी है, और अगर स्टडी करी भी है तो क्या हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया है। एक और पॉइंट रेज होता है कि अगर आप ओखला बैराज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच में भी देखेंगे तो एनायनिक सरफेक्टेंट का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स का डिफरेंस है। यानी अगर ओखला बैराज अपस्ट्रीम पे एनायनिक सरफेक्टेंट 1.1.5 mg पर लीटर के आसपास है तो ओखला बैराज डाउनस्ट्रीम पे आपको ये 8 mg पर लीटर से ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन दोनों के बीच में हार्डली 200-400 मीटर का अंतर होगा, मगर फिर भी 8 टाइम्स ज्यादा एनायनिक सरफेक्टेंट बढ़ जा रहा है, जबकि इसके बीच में कोई भी अदर ड्रेन या कुछ भी और वाटर बॉडी आके नहीं मिल रही। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं मान सकता हूं कि जो पानी जब नीचे गिरता है बैराज से तो उसमें फ्रॉथिंग हो सकती है, बट क्या फ्रॉथिंग से एनायनिक सरफेक्टेंट रिड्यूस होगा? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रेज होता है टेरी के ऊपर कि आपने किस तरीके से स्टडी को ऑर्गेनाइज किया है जहां ये बेसिक सी गलतियां हमें देखने को मिल रही हैं।
ड्रेन 12A का एनायनिक सरफेक्टेंट अगर आप देखेंगे तो वो काफी ज्यादा हाई है, मगर ड्रेन 12A का सैंपल इन्होंने कहां से पिक किया है, इसकी कोई लोकेशन ही नहीं है। तो आप कलेक्ट कर ले रहे हैं सैंपल, मगर अगर लोकेशन ही नहीं पता है कि वो सैंपल कहाँ का है, तो किस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वो जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यमुना में। दूसरी चीज एक अगर आप और डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व करेंगे कि ये बोल रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार कि जो हाथी घाट है, हाथी घाट पे एनायनिक सरफेक्टेंट 31 mg पर लीटर है, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो रिड्यूस ही होता चला जा रहा है, चाहे वो छठ घाट हो जहां पे 19 mg पर लीटर देखने को मिल रहा है, या फिर ओखला बराज अपस्ट्रीम पे आप देखेंगे तो 1.12 mg पर लीटर है। तो लेकिन अगर आप छठ घाट और ओखला बराज अपस्ट्रीम देखेंगे तो इसके बीच में जितने भी धोबी घाट हैं, चाहे वो रेलवे कॉलोनी धोबी घाट हो या फिर बाकी कोई भी धोबी घाट हो जिनका एनायनिक सरफेक्टेंट बहुत ज्यादा हाई है, 100 के पार है, वो सारे धोबी घाट के आउटलेट्स जो हैं वो इन्हीं दो लोकेशंस के बीच में आके मिक्स हो रहे हैं यमुना जी में। सेंट नर्सिंग होम जैसी ड्रेन्स भी आके उसमें मिक्स हो रही हैं, और भी ड्रेन्स इसमें आके मिक्स हो रही हैं, जैसे दिल्ली गेट एसटीपी हो गई ड्रेन हो गई, या फिर कैलाश नगर ड्रेन हो गई जिसका एनायनिक सरफेक्टेंट 56 mg पर लीटर है। तो इतने हाई एनायनिक सरफेक्टेंट की चीजें आके जो है छठ घाट और ओखला बराज अपस्ट्रीम के बीच में मिल रही हैं, फिर भी हमें देखने को मिल रहा है कि यमुना नदी में एनायनिक सरफेक्टेंट रिड्यूस हो रहा है। तो ये कैसे गलतियां हमें देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि चिल्ला एसटीपी का अगर आप इनलेट देखेंगे तो वहां पे एनायनिक सरफेक्टेंट 45 mg पर लीटर देखने को मिल रहा है, और चिल्ला एसटीपी का सैंपल 13 दिसंबर 2024 का है। और शहादरा ड्रेन जिससे चिल्ला एसटीपी पानी डराइव करती है, यानी ट्रीटमेंट के लिए इनलेट पे पानी लेती है, उसका सैंपल अगर आप देखेंगे वो 8 फरवरी 2025 का है, तो उसका एनायनिक सरफेक्टेंट 24 mg पर लीटर है। तो हालांकि ये सैंपल अलग अलग डेट का है, मगर आप फिर भी देख सकते हैं कि दुगने का फर्क है दोनों में। शहादरा ड्रेन का सैंपल फरवरी 2025 का, उसमें 24 mg पर लीटर एनायनिक सरफेक्टेंट है, जबकि चिल्ला एसटीपी के इनलेट पे 45 mg पर लीटर है, लगभग दुगने का फर्क है। तो अगर हमें अलग अलग डेट्स पे और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह सैंपल करने पे इन दोनों सैंपल्स की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर की है, अगर इतना ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है तो क्या हम सिंगल या फिर ग्रैब सैंपलिंग पे रिलाई कर सकते हैं? ये भी अपने आप में पूरी रिपोर्ट पे क्वेश्चन खड़ा करता है कि पूरी रिपोर्ट में जो सैंपल लिए गए वो ओवरऑल दिल्ली के सारे, यानी धोबी घाट मिला लीजिए आप, या फिर एसटीपी, सीईटीपीज, ड्रेन्स, यमुना रिवर सब मिला के 102 सैंपल के आसपास हमने कलेक्ट किए हैं, और वो भी हर लोकेशन से सिर्फ एक सैंपल लिया है, और हमने उसको टेस्टिंग और मेथोडोलॉजी में बोल दिया है कि हमने कंपोजिट सैंपलिंग करी है। सिंगल सैंपल को आप कंपोजिट सैंपलिंग कैसे बोल सकते हैं, जबकि कंपोजिट सैंपलिंग का मतलब ही है कि हम कई बार सैंपल लें सेम लोकेशन का, फिर उसका एवरेज करें। और क्या हमारा, अगर हम सिंगल सैंपल ले रहे हैं तो क्या हम कभी एक कंक्लूसिव किसी भी रिजल्ट को कंक्लूसिवली बता पाएंगे कि ये सही है या गलत? क्योंकि एक सैंपल से आप इस लोकेशन का भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस लोकेशन पे यमुना नदी की क्या स्थिति होगी। कभी यहाँ पे आपको फ्रॉड ज्यादा देखने को मिलता है, कभी कम देखने को मिलता है, एसटीपीज कभी बेहतर काम करते हैं, कभी नहीं बेहतर काम करते हैं। तो जब तक हम कंपोजिट सैंपलिंग, वो भी इस तरीके से कि हम हर घंटे एक सैंपल ले रहे हैं और वो भी 1 महीने तक सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जब तक हम इतने डेटा पे अपनी स्टडी को बेस ना करें तब तक वो स्टडी ही कंक्लूसिव कैसे हो सकती है? ये मेरा क्वेश्चन है टेरी के लिए और दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने इस स्टडी को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस रिपोर्ट पे क्वेश्चन खड़ा करते हैं, और मुझे लगता है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे जो एक्शन प्लान आप प्लान कर रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हैं जब ये स्टडी ही अपने आप में बहुत अच्छी नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी तरफ से रेज करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार इसका संज्ञान ले। धन्यवाद।